हेलो एवरीवन, आई एम जतिन वर्मा। तो फ्रेंड्स, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द योजना मैगजीन फॉर अगस्त 2017। तो आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जो हमने योजना का एनालिसिस देखा, आप लोगों ने शायद 2 वीडियो देख लिए होंगे, आप में से कुछ ने जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए एक बार बता दूं कि 2 वीडियोस पार्ट 1 और 2 में एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल हैं योजना के। आप लोग उन्हें देख सकते हैं सिंपली बाय सर्चिंग यूट्यूब पे जतिन वर्मा नाम से चैनल जो है, आप उसे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर करता है इंडिया दैट इज भारत टू बी एन इकोनॉमिक यूनियन। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इंडिया बिकम्स एन इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब ये है मीन्स एबॉलिशन ऑफ ऑल इंटरस्टेट टैक्सेस। तो आंसर है इसका बी एंड सी, राइट। ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 1 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सिर्फ ये कहता है पॉलिटिकल यूनियन, तो वो डिक्लेयर करता है। आर्टिकल 1 नेम ऑफ द टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे की वर्डिंग आप खुद पढ़ोगे। और इकोनॉमिक यूनियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एन इकोनॉमिक यूनियन इज अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक। जैसे कि हम यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, कस्टम्स यूनियन भी होती है। कस्टम्स यूनियन और इकोनॉमिक यूनियन का मतलब ये होता है एक ही करेंसी होगी, एक ही जैसे टैक्सेस होंगे, और बाहर की कंट्रीज से डील करने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी रहेगी। चाइना के अगेंस्ट जो एंटी डंपिंग ड्यूटी रहेगी वो सेम रहेगी सारी राज्य सरकारों की। तो ये इकोनॉमिक यूनियन के फीचर्स होते हैं। सेम करेंसी, सेम तरह के टैक्सेस बाहर की कंट्रीज से डील करने के लिए, और अंदर के लेवल पे कोई टैक्सेस एक तरह से न्यूनतम स्तर के होंगे। तो यदि एक न्यूनतम स्तर के नहीं भी हैं तो इंडिया इज ऑन द पाथ, हम ये कह सकते हैं, ऑन टुवर्ड्स बिकमिंग एन इकोनॉमिक यूनियन। बट स्टिल यदि एक सेम लेवल के, आइडेंटिकल लेवल के टैक्सेस हैं तो ऑल्सो, इवन देन ऑल्सो इकोनॉमिक यूनियन इंडिया कहला जा सकता है इसके अंतर्गत, राइट। तो आंसर इसका बी होगा। मोस्ट करेक्ट आंसर जो हमें चूज करना है तो वो बी और सी ही बनेगा। अब इसका ये 2-3 मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमिक यूनियन नहीं है क्योंकि अंदर स्टेट्स में टैक्सेस लगाए जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। बट इकोनॉमिक यूनियन अगर हम डिफरेंट मॉडल्स देखें तो ये भी एक फीचर है कि अगर सेम लेवल ऑफ, आइडेंटिकल लेवल ऑफ टैक्सेस है, इवन देन ऑल्सो इकोनॉमिक यूनियन इसे कहा जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी के बारे में ये बोला जाता है दैट जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्हाट डज इट इम्प्लाई? स्टेट्स विद हायर पर कैपिटा इनकम वुड बेनिफिट अंडर जीएसटी रेजिम। तो डेस्टिनेशन बेस्ड, इसका मतलब हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्टेट्स जिनके पास में पर पर्सन इनकम ज्यादा है, क्या उनको बेनिफिट होगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने से? स्टेट्स विद मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वुड बेनिफिट अंडर द जीएसटी, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जिन स्टेट्स में इंडस्ट्री ज्यादा है उनको बेनिफिट होगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन इंटरस्टेट सेल्स। तो ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगाया जा रहा है ये सिर्फ इंटरस्टेट सेल्स पे लगाया जाएगा, या इंट्रा स्टेट सेल्स पे भी ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन का असर दिखेगा। स्टेट्स विद मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वुड गेन बट हाई पर कैपिटा इनकम स्टेट्स में नॉट लूज एनीथिंग। तो ऐसा तो हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जिन स्टेट्स में ज़्यादा है उनका मुनाफा होगा जीएसटी आने के बाद, या और जो हाई पर कैपिटा इनकम स्टेट्स हैं उनका नुकसान नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? तो गाइज इसका आंसर है बी। 2 और 3 जो स्टेटमेंट्स है आपकी, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे ये स्टेट्स विद मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उनको नुकसान होने जा रहा है। हमने योजना के एनालिसिस में ये देखा था कि तमिलनाडु का नुकसान होने जा रहा है और पंजाब है या फिर बिहार है इनका फायदा होगा, क्योंकि जहां का उपभोक्ता होगा उस स्टेट को टैक्स जाएगा। इसमें डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस स्टेट का कंज्यूमर होगा उसी स्टेट को टैक्स जाएगा। तो बिहार के पास में टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की अभी अनुमान है इसके अंदर, और पंजाब का भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि ये स्टेट जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स नहीं है, बेसिकली ये कंजम्पशन स्टेट्स हैं। पंजाब में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ये मैंने योजना के एनालिसिस के दौरान भी आपको बताया था। तो थर्ड, इसकी एक्सप्लेनेशन आप योजना के एनालिसिस में देख सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ। जो लोग एनालिसिस ऑलरेडी देख चुके हैं तो उनका इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैस्केडिंग इफेक्ट। अब कैस्केडिंग इफेक्ट मींस इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो पिछली स्टेज पे लगाया गया है उसका इम्पैक्ट अगली स्टेज पे प्रोडक्ट के प्राइस पे दिखेगा। कैस्केडिंग इफेक्ट मींस इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इन द प्रीवियस स्टेज ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल ऑन द नेक्स्ट स्टेज।
तो नेक्स्ट स्टेज में जो रॉ मटेरियल जा रहा है, मान लो कि कुछ कच्चा सामान पहली स्टेज पे बना और दूसरी स्टेज पे प्राइस पे उसका असर दिखेगा। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स, स्टेट्स में 2005 से लेकर 2007-8 तक सभी स्टेट्स पे वैल्यू एडिड टैक्स लगा दिया गया था। कैस्केडिंग इफेक्ट वाज टेकन केयर ऑफ एट द स्टेट लेवल एट लीस्ट। तो स्टेट लेवल पे वैट का जो मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट का असर था, वैट के चलते खत्म हो गया था ऑलरेडी। तो वैट वाज अ जर्नी टुवर्ड्स जीएसटी। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्लीटली नलिफाइज द कैस्केडिंग इफेक्ट। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने योजना में जो समझा था, क्या वो पूरी तरह से नलिफाई करता है कैस्केडिंग इफेक्ट को? जी हाँ, वो नलिफाई करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी 1, 2 एंड 3, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही विस्तृत रूप से पियर्स के एग्जाम्पल से वहाँ पे डिस्कस करी हैं, पियर्स सोप के एग्जाम्पल से, साबुन के एग्जाम्पल से। जीएसटी इन इंडिया इज अ ड्यूअल लेवाई। अब ड्यूअल लेवी के मतलब क्या क्या है यहाँ पे आपको ये बताना है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट विल लेवी एंड कलेक्ट सेंट्रल जीएसटी, क्या ये इसका मतलब है? स्टेट विल लेवी एंड कलेक्ट स्टेट जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब जो स्टेट के बीच में, मान लो कि ये बिहार की स्टेट है या फिर असम की स्टेट है, इसके बीच का जो टैक्स है वो स्टेट जो राज्य सरकार है वो स्टेट जीएसटी लगाएगी। और सेंटर विल ऑल्सो लेवाई एंड कलेक्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इंटर स्टेट, मतलब बिहार और तमिलनाडु के बीच में जो भी डीलिंग होगी उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाएगी। तो ये ड्यूअल लेवाई का मतलब ये है क्या? जी हाँ, ये तीनों फीचर्स ड्यूअल लेवी के हैं। इसका मतलब हो गया आपका डी ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी काउंसिल। अब ये क्वेश्चंस थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले हैं, इन पे ध्यान देना। फैक्ट्स कम कॉन्सेप्ट्स दोनों हैं। पहले वाले क्वेश्चंस में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स थे एक तरह से। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये फैक्ट हो गया। ये सही है या गलत आपको ये बताना है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल के। नो चेंज कुड बी ब्रॉट अबाउट द जीएसटी स्ट्रक्चर, ब्रॉट अबाउट टू जीएसटी स्ट्रक्चर। जीएसटी के ढांचे में कोई भी रेट्स का, लॉ का, कानून का कोई भी तरह की चेंज नहीं लाई जा सकती विदाउट जीएसटी काउंसिल की परमिशन के बिना। इट कंप्राइजेज, जो जीएसटी काउंसिल है उसमें सिर्फ पॉलिटिकली इलेक्टेड फंक्शनरीज ही मेंबर्स हैं, तो उसमें कोई ऑफिशियल मेंबर नहीं है। टैक्स रेट रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल आर टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये फिफ्थ ऑप्शन है यहाँ पे। टैक्स रेट जो है रिकमेंड जो जीएसटी काउंसिल करेगी वो अप्रूव किए जाएंगे पार्लियामेंट द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। सी स्टेटमेंट इसका आंसर है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अब यहाँ पे अलर्ट रहने का बेनिफिट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन है, एक्स ऑफिशियो नहीं है, फुल टाइम एक तरह के चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल के। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता जीएसटी के रेट में, प्रणाली में, इम्प्लीमेंटेशन में बिना जीएसटी काउंसिल की अप्रूवल के। इट कंप्राइजेज ओनली पॉलिटिकली इलेक्टेड फंक्शनरीज। जीएसटी में सिर्फ पॉलिटिकली इलेक्टेड फंक्शनरीज ही हैं। जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी इलेक्ट होके आते हैं, और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी या तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं, तभी वहां पे मेंबर हैं। टैक्स रेट्स रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, इन्हें पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। ये एक मैटर ऑफ डिबेट था जब जीएसटी पास किया जा रहा था। तो आपका आंसर हो गया 1, 3 एंड 4, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर वेबलन गुड्स? अब ये हमने डिस्कस नहीं करी थी, खैर कोई बात नहीं, इन्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। और ये एडिशनल डिटेल्स आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी स्टडी करते टाइम हमने सिन गुड्स की बात करी थी, पापी गुड्स की बात करी थी। पापी गुड्स मतलब जो कि लग्जरी गुड्स होती हैं। एज अ गुड फॉर विच द डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज। अब नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है हम उसकी खरीद कम कर देते हैं, परचेजिंग कम कर देते हैं। यहाँ पे वेबलन गुड्स डिफाई द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है जैसे जैसे किसी भी गुड का प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है नीचे आती जाएगी, राइट। लेकिन वेबलन गुड्स के केस में क्या होता है, वेबलन गुड्स क्या होती हैं पहले यही यहाँ पे बता दे रहा हूँ, समझ लेते हैं पहले। देखो, दिखावे के लिए जो गुड्स यूज करी जाती हैं, डायमंड, BMW और ऑडी या कोई भी लग्जरी गुड्स, एप्पल का फोन, और इवन की कोई भी चीज़ आप जो भी दिखावे के लिए यूज करते हो, गोल्ड हो गया, कोई भी चीज़, वो चीज़ों को वेबलन गुड्स कहा जाता है, राइट। वेबलन गुड्स की डिमांड जो है जैसे जैसे और चीज़ों का क्या होता है, डिमांड जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती चली जाती है। लेकिन इनके केस में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ती चली जाती है।
तो इसीलिए मर्सिडीज, इसीलिए ऑडी, इसीलिए BMW अपना प्राइस इतनी जल्दी नहीं गिराते, इसीलिए एप्पल अपना प्राइस इतनी जल्दी नहीं गिराता, इसीलिए जितना महंगा डायमंड होता है उतना ज़्यादा लोग उसे मतलब ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं कि हमारे पास भी ऐसा होता, राइट। तो इसीलिए इन्हें वेबलिन गुड्स कहा गया, क्योंकि ये आम तौर पे जो लॉ ऑफ डिमांड होती है उसको एक तरह से लागू इन पे नहीं किया जा सकता। पीपल वैल्यू दीज गुड्स फॉर देयर हाई वैल्यू, लोग इन्हें हाई वैल्यू की चलते इनको वैल्यू करते हैं। मेरी डायमंड की रिंग कहाँ गई, मेरा फ़ोन कहाँ गया। अगर छोटू फ़ोन होता है नोकिया का 3310 तो उसकी कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अगर एप्पल होगा पॉकेट में तो 2 बार तो दिन में चेक किया जाता है। These goods do not have an easily available substitute, तो ये गलत है इसके केस में। इजीली अवेलेबल सब्सटीट्यूट, अगर किसी को ऑडी लेनी है तो BMW भी अवेलेबल होगी, अगर किसी को सिग्नेटी का डायमंड लेना है तो कोई और डायमंड भी अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि इनके सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। सब्सटीट्यूट्स किनके नहीं होते? चाय, कॉफ़ी, नमक। अब उस केस में भी ब्रांड्स हैं, लेकिन सब्सटीट्यूट्स की बात मतलब उन केस में नमक का क्या सब्सटीट्यूट ले लोगे? ऐसा तो है नहीं नमक कोई ज़्यादा लोगे तो वो आयोडाइज्ड वाला एग्जाम्पल अगर हम छोड़ दें तो नमक ज़्यादा नमकीन तो हो नहीं जाएगा। तो ये जो है दीज गुड्स डू नॉट हैव इजीली अवेलेबल सब्सटीट्यूट्स, ये एक और गुड्स के बारे में बात है जिसे बोला जाता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती हैं? जो चीपर गुड्स होती हैं, जिनके केस में भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो भी लोग इन्हें खरीदेंगे। नमक के बिना रोटी नहीं खा सकते हो, चीनी के बिना नहीं खा सकते हो, कम चीनी के साथ खा लोगे लेकिन बिना नहीं खा सकते हो। तो ये गुड्स की गिफन गुड्स आप थोड़ा सा इंटरनेट पे खुद सर्च करेंगे, वरना आगे कभी डिस्कस कर दूंगा इसे डेली न्यूज एनालिसिस के थ्रू। अब ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 and 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे वेबलिन गुड्स के कुछ और फीचर्स अगर मैं कुछ स्किप कर गया हूँ। वेबलिन गुड्स ऑल्सो आर कमोडिटीज दैट फंक्शन एज पोजिशनल गुड्स। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, इसीलिए आई वॉन्टेड टू डिस्कस इट। पोजिशनल गुड्स, IAS का एग्जाम कठिन है इसीलिए लोग भर भर के आते हैं पोजिशन, ठीक है। तो वेबलिन गुड्स एंड वेबलिन सर्विसेज भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो हम सर्विसेज कई बार ऐसा होता है टाटा स्काई लगवाएंगे। क्यों लगवाएंगे टाटा स्काई? सर्विस अच्छी है वो अलग बात है, लेकिन एक प्रीमियम मतलब हमारे घर पे कोई गेस्ट आएगा तो हम ये बोलेंगे टाटा स्काई, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं वेबलिन गुड्स, पोजिशनल सर्विसेज। प्राइम मिनिस्टर बनना मुश्किल है, DM बनना मुश्किल है, लेकिन हर कोई बनना चाहता है। पोजिशनल सर्विसेज एक तरह से ये एग्जाम्पल देने के लिए। वेबलिन गुड्स आर टाइप्स ऑफ मटीरियल कमोडिटीज फॉर विच द डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स हाई प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, राइट। विच इज एन अपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये हमने समझ लिया। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है प्राइस किसी चीज का बढ़ेगा, तेल का दाम बढ़ेगा तो लोग पर्सनल कार से कम ट्रेवल करेंगे और उबर ओला को ज़्यादा बुक करेंगे, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता। मर्सिडीज वाले प्राइस बढ़ेगा तो जानबूझ के लेके घूमेंगे, दिखाना है उन्हें, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। तो नेशनल इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू चेक मैल प्रैक्टिसेस लाइक प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी, जो कि GST के इम्प्लीमेंटेशन के चलते हो सकती है। ये हमने बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड आपका योजना के एनालिसिस, क्योंकि दोनों सेम टॉपिक है, GST योजना GST पे इस बार, तो दोनों जगह मैंने डिस्कस किया इसे, कहीं कुछ और एग्जाम्पल लेके, कहीं कुछ और एग्जाम्पल लेके। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स द फंक्शनिंग ऑफ अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये प्री में पूछी जा सकती हैं। देखो एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी ये चेक करना चाहती है कि फालतू में मुनाफाखोरी नहीं हो रही हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी यही चेक करता है। देन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ये कहता है कि मुनाफाखोरी के लिए ब्लैक होर्डिंग नहीं होगी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, मतलब गोदामों में अनाज को, चीनी को, प्याज को, टमाटर को महंगा होने पे छुपा के ना रखा जाए, वो भी मुनाफाखोरी के दूसरे पहलू हैं। और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उसकी भी फंक्शनिंग को एक तरह से एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी अथॉरिटी जो है कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब जो काम वो करना चाह रहे हैं उसी दिशा में और काम कर रही है ये अथॉरिटी। तो ये ठीक है, आपको ये याद रखना है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी और नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी एक ही दिशा में काम कर रही हैं कि मुनाफाखोरी रोकी जा सके। A consumer welfare fund has been envisaged to credit the money refunded by the trader। मान लो कि आप बिग बाजार से या किसी मोर के स्टोर से या किसी और स्टोर से आप सामान लेने गए, अब आप चले गए, बाद में एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को ये पता कि इन्होंने टी बैग्स मतलब टी के पैकेट जो हैं 1000 ऑलरेडी बेच दिए हैं महंगे दाम पे मुनाफाखोरी करके, तो वो क्या करेंगे, CWF जो बनाया गया है,
जो कस्टमर खड़ा है जिसने कंप्लेंट करी है उसे तो उसके पैसे वापस मिल जाएंगे जो कि मुनाफाखोरी के हैं, बाकी के पैसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर अपने जो एड कैंपेन्स हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स जो दूरदर्शन पे आते हैं, जागो ग्राहक जागो, वो सब चला सकेगी, राइट। तो इसमें क्या क्या है, चारों के चारों स्टेटमेंट्स इसकी ठीक हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट। 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम। अब यहाँ पे थोड़ा आप जागो। It's applicable to small traders, manufacturers whose annual turnover is up to 70 lakh rupees. Service providers have been kept out of the scheme. मतलब इस स्कीम के दायरे से इन्हें बाहर रखा गया है। The purpose of the scheme is to relieve those manufacturers, उन manufacturers को एक तरह से छूट देना, उन्हें राहत देना कि who do not want to claim input tax credit, जो कि input tax credit नहीं लेना चाहते, जो कागजी कार्रवाई में नहीं फंसना चाहते। Effective rate of tax on such producers is higher than other producers. तो effective rate of tax जो इन producers पे रहेगा ज़्यादा रहेगा, और जो producers है जो कि composition scheme में भाग नहीं ले रहे, तो ये optional है, composition scheme में कोई benefit ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सर्विस टैक्स, इनको बाहर रखा गया है। पर्पस ऑफ स्कीम इज टू रिलीव, ये भी ठीक है, 2 और 3 इसका आंसर है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो प्रोड्यूसर्स पे कम हो जाएगा, 1% से लेकर 2.5%, रेस्टोरेंट ऑनर्स पे 2.5% लगेगा और आधे % तक भी इसमें रेट है, जबकि जीएसटी का न्यूनतम रेट है अगर जीरो वाले को छोड़ दें 5%, लेकिन इन पे कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जिनकी सेल 75 लाख से कम है, 70 लाख नहीं 75 लाख अपर लिमिट है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा जागते रहना। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग जीएसटीएन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर क्रिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो दोनों सरकारों ने मिलकर बनाया है ये। जीएसटीएन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये एक संवैधानिक बॉडी है अब से, मतलब कि जीएसटी बिल में इसके भी प्रावधान थे क्या। जीएसटीएन हैज डेवलप्ड अ कॉमन जीएसटी पोर्टल, एक कॉमन पोर्टल बनाया गया, वेबसाइट बनाई गई है इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर होल्ड मेजॉरिटी शेयर इन दी जीएसटीएन। राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का मिला के जीएसटीएन में एक तरह से 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, ये कहना है इस स्टेटमेंट का। तो एक 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, जीएसटीएन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जीएसटीएन सेक्शन 8 जो कंपनीज एक्ट 2003 का है, या सेक्शन 25 जो पुराने कंपनीज एक्ट 1956 का था, उसके तहत इसे बनाया गया है नॉन प्रॉफिट कंपनी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और भारत सरकार और राज्य सरकारों का मिलाकर इसमें 49% शेयर होल्डिंग रहती है। 51% जो है प्राइवेट कंपनीज को दी गई है, जिनमें कि हमने डिस्कस किया था क्रिटिकली कि स्टेट नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इनका चेकअप कर, मतलब इनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं और जो कि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वो सब हैं, इन प्राइवेट कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स का इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी चेक भी किया था जीएसटीएन नेटवर्क आने से पहले, ठीक जस्ट पहले 2 दिन पहले कह लो, 1 हफ्ता पहले। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर होल्ड, ये भी गलत है, 51% नहीं है 49% है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 ही क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, इस पर लंबा नहीं खींचना है ज़्यादा। GST हैज़ बीन टाउटेड एज ए हिस्टोरिक रिफॉर्म। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, यदि नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में उसे हाईलाइट करना, अगले वीडियो में पूरी कोशिश की जाएगी समझाने की। द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ GST फॉर द सिटीजन्स आर, इन्फ्लेशन जो है नीचे आएगी। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, कारण क्या है, एज फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट विड इवेंचुअली फॉल। क्या इस कारण से जीएसटी इंपॉर्टेंट है, सिटीजन्स के लिए है, यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है, एक एक वर्ड को ध्यान दिया करो। इसीलिए यहाँ पे तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या शब्दों को आपको ध्यान देना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी अप्रोच बदलनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे क्योंकि जीएसटी के कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे गुड्स जो है चाइना के गुड्स के साथ कम्पीट कर सकेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होने से, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिल जाएगा। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इवेंचुअली बी द सेम। धीरे धीरे सारी गुड्स के सभी स्टेट्स में एक समान प्राइसेस हो जाएंगे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, चाहे वो तमिलनाडु हो, कन्याकुमारी हो, चाहे वो असम हो, गुजरात में पोरबंदर हो, कहीं पे भी आप चले जाओगे एक गुड जो है एक ही प्राइस पे मिलेगी। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, impact of taxation on goods and services supplied across different states will be the same। तो टैक्सेशन का जो असर रहेगा प्राइजेस पे
वो सेम हो जाएगा इवेंचुअली, धीरे धीरे आगे चलते, 1 साल 6 महीने 2 साल में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो पहले देखते हैं, इन्फ्लेशन नीचे आएगी ये कहना तो ठीक था, लेकिन इसके साथ में ये जो एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया गया है, एज फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट वुड कम डाउन, ये आएगा नहीं आएगा ये हमें कैसे पता। ये हो सकता है गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाए, क्योंकि जीएसटी के अंदर यदि टैक्स की कलेक्शन कम हुई तो हो सकता है फिस्कल डेफिसिट सरकार को अपनी तरफ से और खर्चा करना पड़े, राइट, लोगों से उधार लेके, या फिर आरबीआई से उधार लेके, या फिर वर्ल्ड बैंक से उधार लेके। तो ये पता नहीं है हमें, इसीलिए हम ये पुष्टि नहीं कर सकते इस बात की, स्टेटमेंट को कंफर्म नहीं कर सकते हम कि 100% श्योर होके। एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, तो ये ठीक है, एक्सपेक्ट तो हम बहुत कुछ करते हैं, तो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ये ठीक है। प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इवेंचुअली, प्राइजेस कैसे सेम हो जाएंगे? अगर तमिलनाडु से एक ट्रक गुड्स को लेके जा रहा है पोरबंदर की तरफ, या फिर आप कह लो मणिपुर की तरफ, तो वो हिली चढ़ाई करेगा, डीजल का खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा, प्राइजेस सेम नहीं होंगे। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, वो जो है धीरे धीरे सेम हो जाएगा इवेंचुअली। इम्पैक्ट टैक्सेशन का धीरे धीरे सेम हो जाएगा, अभी तो नहीं है क्योंकि लोकल टैक्सेस वगैरह भी हैं उसमें। गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स का प्राइस सिर्फ सेम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका इन्फ्लेशन, ये गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है आपका, और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हैं आपकी 10 क्वेश्चंस। अब थोड़ी ज़रूरी सूचना, ये सुन के जाइएगा। देखो, आप YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पे, राइट, ऑप्शनल है, कोई इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई कंपल्शन भी नहीं है मेरी तरफ से। द ओनली पॉइंट इज़ कि आप लोग इसे रेगुलरली, जो भी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो क्या रहता है कि थोड़े लंबे हो जाते हैं वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन के चलते, तो उसके चलते एक बेटर एक्सप्लेनेशन दी जा सके इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक सर्वे की और योजना वगैरह की, इसीलिए कुछ कुछ वीडियोस जो है यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं, राइट। तो ये जो व्यूज़ हैं ये बढ़ जाएंगे। अगर आप इसे लाइक देना चाहो तो लाइक दे सकते हो, और अगर इसे डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में अपना रीज़न ज़रूर दो। और यहाँ पे ये टेलीग्राम लिंक का एड्रेस दे रखा है, इसे सब्सक्राइब करके आप जो इसके पीपीटीज़ हैं, पीडीएफ है, जो भी चाहिए होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टडी मैनिएक टेलीग्राम इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से, जिन लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक डिस्ट्रैक्शन लगता है उन लोगों के लिए टेलीग्राम एक बेहतर जरिया है, राइट। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो, और फेसबुक पे मैं एडिटोरियल वगैरह के जो लिंक शेयर करते रहता हूँ वो भी टेलीग्राम पे मतलब कर दिया करूँगा, नहीं तो आप लोग रिमाइंड करा सकते हो मुझे, क्योंकि इतना सारा कुछ अपलोड पीडीएफ और ये सब, और ऊपर से अपनी तैयारी, फिर ये सब चीज़ों में हड़बड़ में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जीएसटी नेटवर्क वगैरह पे ये सब हमने कवर कर लिया है, ये डिलीट करना रह गया था यहाँ से। एमसीक्यूज भी हो गए, योजना के दोनों पार्ट अवेलेबल हैं इस चैनल के अंदर। सिंपली आपको जतिन वर्मा सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, जतिन वर्मा यूपीएससी सर्च कर लेना, और ये सारा जो इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में जरूर जो भी डाउट्स हैं उन्हें साइड करिएगा, और ये वीडियो औरों को रिकमेंड कीजिए, इसे शेयर कीजिए फेसबुक की वॉल पे, अगर करना चाहो ऑब्वियसली, लेकिन कर दोगे तो अच्छा है। बाय बाय।